हेलो दीदी, आप लोगों का असाइनमेंट मिल गया था ना? यस मैम। ओके, उसको कंप्लीट कर लेना और सबमिट कर देना। ओके मैम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पढ़ा रही हूँ मैं नेक्स्ट यूनिट 4 का आपका चैप्टर है डिसास्टर मैनेजमेंट की। डिसास्टर मैनेजमेंट क्या होती है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। अब आपने इस नेम से इंडिकेट है मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होगा, किसी भी चीज को मैनेज करके चलना। ठीक है ना? मैनेज करके चलना जिसमें फाइटिंग ना हो, बहुत नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स में, तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। मीन डिसास्टर मैनेजमेंट, या फिर इसको आप कह सकते हो डिसास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इट इज द डिसिप्लिन ऑफ अवॉइडिंग एंड फाइटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स। ठीक है, जितने भी रिस्पॉन्स होती है, रिकवरीज होती है प्लान्स की, ये क्या करती है, ये डिसास्टर कर देती है। अभी 2 मिनट वेट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स कम आया है, वेट करो। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन ऑफ अवॉइडिंग एंड फाइटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स। ठीक है, इंडिया में क्या है, किसी भी इमरजेंसी मैनेजमेंट है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको आप इससे रिमूव करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक्ट लगा लेते हैं, या गवर्नमेंट की कुछ सेंटर्स की कुछ पॉलिसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, सो दैट कि जितनी भी चीजें डिस्टर्ब वे में हो उसको मैनेज किया जा सके। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप क्या बताओगे, इट इज द डिसिप्लिन ऑफ अवॉइडिंग एंड फाइटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स, दैट इज नोन एज डिसास्टर मैनेजमेंट। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिसास्टर। कि टाइप्स ऑफ डिसास्टर क्या है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें आप ये ना कह सको कि वो फ्री, दैट इज फ्री फ्रॉम द डिसास्टर्स। देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ विच कैन क्लेम दैट इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसास्टर्स। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसास्टर्स। 4 टाइप्स होती हैं इसकी। एक हमारा होता है नेचुरल डिसास्टर। कि नेचुरल डिसास्टर्स क्या होते हैं, देखो नेचुरल डिसास्टर वही होते हैं जो नेचर में होते हैं, जो क्या इंक्लूड करते हैं, लाइक फ्लड्स हो गए, हरिकेन्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एरप्शंस हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं। और ये क्या कॉज करते हैं, दे इफेक्ट बोथ द ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज दे कॉज ए फर्दर डेथ एंड सफरिंग फ्रॉम द फ्लड। जितने भी नेचुरल चीज लाइक लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, रिजल्टिंग इन फायर्स। सेकंड हमारा होता है इन्वायरमेंटल इमरजेंसीज। इसमें ये क्या इंक्लूड करती हैं, इमरजेंसी, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ये क्या इंक्लूड करती है, ये इंक्लूड करती है टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इमरजेंसीज यूजिंग हजार्डियस मटेरियल्स लाइक भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये जो था डिसास्टर 1984 में, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिसास्टर्स एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ डिसास्टर। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज। की कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज क्या होती हैं, दे इन्वॉल्व ए ब्रेकडाउन ऑफ अथॉरिटी, लूटिंग एंड अटैक्स ऑन ए स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन एंड वॉल वॉर। नेक्स्ट हमारा है पेंडेमिक इमरजेंसी। दे अराइज ड्यू टू ए सडन ऑनसेट ऑफ ए कंटेजियस डिसीज दैट नॉट ओनली इफेक्ट द हेल्थ सेक्टर बट सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, डिसास्टर से और डिसास्टर मैनेजमेंट होते हैं। रिपीट कर रही हूँ, जो स्टूडेंट लेट आए हैं सुन लो। देखो, इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ अवॉइडिंग एंड फाइटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स इन इंडिया। इंडिया में पाया जाता है। इन कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जो डिसास्टर ना हो, जिसमें फाइटिंग ना हो या अवॉइडिंग ना हो बिटवीन बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज में। इसको हमने 4 टाइम में डिवाइड कर दिया, 4 टाइम्स में। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड इन्वायरमेंटल, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ पैंडेमिक। नेचुरल में आपको पता है जितने भी फ्लड्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस,
These comes under the natural and they also affect the human health as well as can be affect cause further death. और नेचुरल में आप इंक्लूड कर सकते हो लैंड नेक्स्ट हमारा होता है इन्वायरमेंटल इमरजेंसीज इसमें क्या होता है दे इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इमरजेंसी हजार्डस मटेरियल भोपाल गैस डिसास्टर 1984 एक होता है कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज ब्रेकडाउन ऑफ अथॉरिटी अटैक्स ऑन स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन एंड वॉर फोर्थ मैंने क्या बताया पेंडेमिक पेंडेमिक क्या था इट इज ड्यू टू सडन ऑनसेट ऑफ ए कंटेजियस डिसीज that not only affect the health sector but social and economic sector also. नेक्स्ट हमारा आता है फ्लड्स फ्लड्स क्या होता है कौन बताएगा कोई है इंटरेस्टेड बताने में फ्लड क्या होता है सुना है आपने देखो फ्लड्स रेफर्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर reaching land in a short span of time causing land surface to be submerged under water which is otherwise dry. ठीक है अब फ्लड्स का क्या रीजन है कैसे कोज होता है आप सबको पता ही है these are caused by heavy rainfall snowmelt severe winds over water high tides या failure of structures like dam and that retain the water. ठीक है उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ फ्लड कि आप फ्लड को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो एक होता है फ्लैश फ्लड्स कोस्टल फ्लड अर्बन फ्लडिंग फ्लवियल फ्लड्स या फिर होता है फ्लवियल फ्लड फ्लैश में क्या होता है जिसमें steep slopes during the heavy rainfalls when rain water is collected on the slope then it falls down hills gathering the speed. ठीक है तो ये हमारा हो जाता है फ्लैश फ्लड ठीक है जैसे वाटर लेवल राइज करता है फास्ट ओवर ए रिवर बेड द वाटर फ्लोज ओवर द रिवर बैंक्स एंड फ्लड्स द एरिया सेकेंड हमारा होता है कोस्टल फ्लड कि कोस्टल फ्लड कैसे होता है द कोज ऑफ सच टाइप्स ऑफ फ्लड इज सेवरल स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज द स्टॉर्म क्या करती है दे storm wind pushes the water up and create a high waves when the coast is flooded by sea. नेक्स्ट है अर्बन फ्लडिंग अर्बन फ्लडिंग क्या होती है दिस काइंड ऑफ फ्लड इज स्पेसिफिक इन द अर्बन एरिया वेयर देयर इज ए लैक ऑफ ड्रेनेज जहाँ पे जब जब आपने देखा होगा जहाँ पर अगर हैवी रेनफॉल होता है अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो वह क्या होता है सीवेज प्रॉब्लम होती है ड्रेनिंग नहीं होती तो क्या होता है वाटर फ्लो करता है हैवी रेनफॉल्स कैन कॉज flooding when the city sewage system and the draining canal do not to drain away the amount of rain that are falling. Next हमारा आता है fluvial floods. Rainfall over an extended period and an extended area can cause major rivers to overflow their bank covering large areas. That is fluvial floods. Next हमारा है fluvial floods. इसमें आप क्या बताओगे This type of flood affects relatively flat areas when more rainwater enters a water system that can be stored or can leave the system flooding occurs. All these are about the flooding. कुछ इसमें क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिफोर द डिसास्टर ड्यूरिंग द डिसास्टर एंड आफ्टर द डिसास्टर्स हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए देखो बिफोर द डिसास्टर्स क्या होना चाहिए जैसे ही लर्न वार्निंग साइन जितने भी वार्निंग साइन है उनको उनके उसको लेके अलर्ट हो जाना चाहिए इमरजेंसी बिल्डिंग जो होती है उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए सीवर जो ड्रेन होता है शुड हैव चेक द वॉल जो सीवर सिस्टम है उसके वॉल्स को चेक कर लेना चाहिए एंड द इवैक्यूएशन रूट जितना भी होता है उसको भी चेकआउट कर लेना चाहिए इमरजेंसी एक्यूमुलेशन कम्युनिकेशन प्लेन इन द केस सेपरेशन शुड बी मेड ये हमारे इसमें आता अब आता है ड्यूरिंग द डिसास्टर्स आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ड्यूरिंग डिसास्टर्स क्या होता है ड्यूरिंग टर्न ऑन बैटरी ऑपरेट रेडियो टू गेट लेटेस्ट इमरजेंसी इंफॉर्मेशन गेट प्री असेंबल्ड इमरजेंसी सप्लाईज या फिर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी द प्लेस इमीडिएटली आउटडोर्स होना चाहिए एंड इट इज एडवाइज टू एवैक्यूएट सो दैट इसको ऐसे आप प्रोटेक्ट रह सको आफ्टर द डिसास्टर जब कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए डोंट रिटर्न होम अंटिल टोल्ड बाय अथॉरिटीज यूज एक्सट्रीम कॉशंस
when entering building and check for cracks or other damage to make sure the building is not in a danger of collapsing. या फिर watch out for animals, poisonous snakes, and which can come into the home with flooding water. So all these are the precautions and mitigation strategy of floods. ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना स्टूडेंट? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट। अभी मैं आपकी अटेंडेंस लेंगी, मैं अटेंडेंस। ओके ओके बेटा, ओके। अभी लीव नहीं करना, मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, रुको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फ्लड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक आपको पता है, हिंदी में आप बोलते हो भूकंप। क्या होता है? An earthquake is the result of a sudden release of energy in the earth crust that create a seismic waves. ठीक है, release of energy in the earth crust that create a seismic waves. It is always natural, ये हमेशा natural होता है, and can never be man-made like nuclear test. An earthquake is caused by sudden slip on a fault, stress on the earth's outer layer, push the sides of the fault together. ठीक है ना, जितने भी स्ट्रेस बिल्डिंग अप एंड द रॉक्स, जितने भी स्लिप्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? पुश द साइड्स ऑफ द फॉल्ट टुगेदर and rock slips suddenly, releasing energy in waves that travel through the earth crust and cause the shaking that we will feel is during an earthquake. Means the place of initial rupture of earthquake is called hypocenter, and the ground directly above the hypocenter is known as epicenter. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, कि आप अर्थ को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। हम अर्थक्वेक को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है एपिसेंटर। ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स बाय विच वी कैन क्लासिफाई द अर्थक्वेक। अब हम कहते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। दिस मेजर्स द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एट डिफरेंट प्लेसेस। ये अर्थक्वेक को डिफरेंट प्लेस पे स्टडी करता है, हैविंग द सेम एपिसेंटर, जिसकी क्वालिटेटिव वैल्यूज होती हैं। इसमें इंटेंसिटीज को असाइन किया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन द एंट्री ऑब्जर्वर ऑफ द पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया। टू स्केल्स वाइडली यूज्ड फॉर स्टडी दिस। कौन से होते हैं? एक होता है हमारा NMI। कैपिटल NMI का मतलब होता है मोडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी, और सेकेंड जो यूनिट होती है इंटेंसिटी to find out the earthquake, that is MSK। M का होता है मेदेव स्पुंतिर कार्निक स्केल। ठीक है, तो ये इसके 2 स्केल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक के सेकंड टाइप, इसकी होती है मैग्नीट्यूड। अब आप डिस्क्राइब करोगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका अर्थक्वेक से क्या रिलेशन है, तो आप इसमें बताओगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ ए पर्टिकुलर अर्थक्वेक। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ ए पर्टिकुलर अर्थक्वेक। The most common scale used for measuring an earthquake is known as Richter scale. RICHTER, Richter scale. ये क्या होता है? Which is a logarithm scale भी होता है, and the category with magnitude is given in table. इसकी एक टेबल होती है। टेबल तो क्या ही होती है, बट इसमें बता दो कि इसमें क्या क्या कितना मैग्नीट्यूड होता है। अगर स्लाइट मैग्नीट्यूड है तो उसकी क्या रेंज होती है, मॉडरेट होगा तो उसकी क्या रेंज होती है, ग्रेट की क्या होती है, तो इसकी रेंजेस होती हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन होती है अर्थक्वेक की, दैट इज वो क्या होती है? एपिसेंटर। अब बोलो एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस एंड द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट। मींस इट इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस एंड द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक बी जनरेट, दैट इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ दोबारा। अर्थक्वेक जो लेट आए स्टूडेंट, अर्थक्वेक क्या होता है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स, एंड द अर्थ क्रस्ट इज नेचुरल एंड कैन नेवर बी ए मैन मेड। मैन मेड होता ही नहीं है, लाइक न्यूक्लियर टेस्ट।
नेचुरली होता है एंड इट इज कॉज्ड बाय ए सडन स्लिप ऑन ए फॉल्ट। ठीक है, कैसे होता है? जब स्ट्रेस होता है अर्थ के ऊपर, स्ट्रेस इन द अर्थ आउटर लेयर पुशेस द साइड ऑफ द फॉल्ट टुगेदर। जितनी भी बिग बिल्डिंग्स है ये इससे अफेक्टेड भी होती हैं। ठीक है, जो प्लेस ऑफ इनिशियल रप्चर ऑफ अर्थक्वेक उसको एपिसेंटर कहते हैं, एंड द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द एपिसेंटर दैट इज नोन एज एपिसेंटर। उसके बाद मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक की क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाई करते हो। इसको तीन टाइप में आप क्लासिफाई करते हो, एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है एपिसेंटर, वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम कहते हैं कि सिस्मिक जोन ऑफ द इंडिया। अब हम कहते हैं ना जब अर्थक्वेक होता है तो दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। अब क्या ये जोन होता कौन क्या है? द सिस्मिक जोनिक मैप इंडिकेट ब्रॉडली द ऐसा कोफिशिएंट दैट कुड जनरली बी अडॉप्टेड फॉर ए डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। मींस इसमें क्या किया जाता है, बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जाता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, दैट indicate the seismic coefficient. The current map is an ad hoc revision of 1970 zone map. जो सिस्मिक जोन का जो मैप इस टाइम बना हुआ है वो क्या है? एडोग रिवीजन है किसकी? 1970 की। ठीक है, तो these maps are based on subjective estimate of the intensity from available information on earthquake occurrence, geology and tectonics of the country. अब नेक्स्ट हमारा आता है अर्थक्वेक हजार्ड क्या है और इसके क्या रिस्क होते हैं। अर्थक्वेक का हजार्ड क्या है? द अर्थक्वेक हजार्ड इज एनीथिंग एसोसिएटेड विद एन अर्थक्वेक दैट मे अफेक्ट द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं उसको हैजार्ड कहते हैं। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क वो होता है जैसे बिल्डिंग का डैमेज हो जाना, नंबर ऑफ पीपल दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हर्ट या फिर किल्ड हो जाते हैं इफ ए लाइकली अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक रिस्क एंड अर्थक्वेक हजार्ड आर ओकेजनली इनकरेक्टली यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, हजार्ड क्या होता है? जो कि हमारे हमें इफेक्ट करता है, नॉर्मल एक्टिविटी को हेल्प करता है ह्यूमन की। और जो रिस्क होता है वो क्या करता है? बिल्डिंग डैमेज हो गया या फिर हर्ट करता है या किल हो जाती है बॉडी की, तो दैट इज नोन एज अर्थक्वेक रिस्क। ऐसे हमारा होता है सिस्मिक जोन ऑफ द इंडिया। ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया में भी इसका प्रॉपर मैप है, तो इसमें कहाँ होता है? जोन 1, 3, जैसे कि इट इंक्लूड द एक्टिविटी। जितने भी जोन्स होंगे जियोलॉजिकली ये आपको मिटिगेशन हो गए जो ये शो करते हैं, डिसास्टर इंडिया प्रोग्राम, डिसास्टर प्रिडेशन, मिटिगेशन मैनेजमेंट, तो ये सारे क्या करते हैं? ये सारे ही सिस्मिक जोन है। ठीक है, उसके बाद यही मैंने बताया, इसमें भी आप यही पढ़ोगे अर्थक्वेक का कि अर्थक्वेक होने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, और ड्यूरिंग डिसास्टर जब अर्थक्वेक हो रहा हो तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, आफ्टर डिसास्टर और जब अर्थक्वेक हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब बिफोर डिसास्टर आप क्या प्रिकॉशन लोगे? चेक फॉर हैजार्ड इन होम। आप चेक करो कि घर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, और आइडेंटिफाई करोगे सेफ प्लेस इन ईच रूम। घर में कोई भी रूम होगा उसमें स्पेस कर फाइंड आउट करोगे। लोकेट द सेफ प्लेसेस आउटडोर, इंश्योर ऑल फैमिली मेंबर्स, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सेफ होने चाहिए। और चिल्ड्रंस को क्या, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे हमारे प्रोटेक्शंस है बिफोर द डिसास्टर, जब आपको थोड़ा सा भी इंटीमेशन होती है तो। और उसके बाद क्या करता है? इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान को भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारे हो जाएंगे बिफोर द डिसास्टर। अब कहते हैं कि जब अर्थक्वेक होता है ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें क्या करना चाहिए? टेक कवर अंडर ए पीस ऑफ हैवी फर्नीचर। ठीक है ना, एंड अगेंस्ट एंड इनसाइड वॉल एंड स्टे इनसाइड, मूव इनटू द ओपन। जब भी होता है तो हमें ओपन एरिया में मूव करना चाहिए, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, स्ट्रीट लाइट, यूटिलिटी वायर, एंड रिमेन देयर अंटिल शेकिंग स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे ड्यूरिंग डिसास्टर। और इन मूविंग व्हीकल स्टॉप क्विकली। जैसे अगर आप कुछ मूव कर रहे हो और अर्थक्वेक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टॉप हो जाना चाहिए क्विकली। स्टे इन व्हीकल, मूव इनटू द क्लियर एरिया अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवर पासेज एंड यूटिलिटी वायर्स। ये तो हो गया ड्यूरिंग। अब याद हमारा आता है कि आफ्टर द अर्थक्वेक आपको क्या करना चाहिए? बी प्रिपेयर्ड फॉर द आफ्टर आफ्टर शॉक, हेल्प इंजर्ड, जितने भी पीपल इंजर्ड हुए हैं, ट्रैप पर्सन है, उनको फर्स्ट एड देना चाहिए। लिसन टू ए बैटरी ऑपरेटेड रेडियो फॉर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, या फिर स्टे आउट ऑफ ए डैमेज्ड बिल्डिंग एंड रिटर्निंग होम, उनसे भी आपको
दूर रहना चाहिए, जितनी भी डैमेज बिल्डिंग है। तो ड्यूरिंग, आफ्टर एंड बिफोर डिसास्टर्स आपको ये फॉलो करने हैं रूल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अर्थक्वेक। आज हमने 2 टॉपिक करे हैं। हमने जो आज टॉपिक किया था यूनिट 4 का, हमारा टॉपिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है डिसास्टर मैनेजमेंट। डिसास्टर में मैंने पहले आपको बताया है कि डिसास्टर होता क्या है। जितनी भी डिस्टरबेंस होती है, फाइटिंग होती है नेचुरल और मैन मेड थिंग्स में, उसको आप कहते हो डिसास्टर। और उसको मैनेज करना, उसको डिसिप्लिन वे में लेके आना, दैट इज डिसास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद हमने करा है टाइप्स ऑफ डिसास्टर, की डिसास्टर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने बताया नेचुरल भी होते हैं, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं डिसास्टर। उसके बाद जैसे हमने क्या फ्लड्स क्या होती हैं, फ्लड का हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लड कर ली, एंड अर्थक्वेक, ये हमारे हो गया डिसास्टर मैनेजमेंट। आज मैं इतना ही करा रही हूँ। अटेंडेंस ले लिया मैंने आपकी। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस मैम। आज मैं इतना ही करा रही हूँ। डिसास्टर मैनेजमेंट का अर्थ ये मैंने करा दिया, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स के 2 टॉपिक कराए हैं आप लोगों को भी, आप इसके बारे में नॉलेज है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक कराएंगे, अभी आप बैठ के कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, और अटेंडेंस मैंने आपकी ले ली है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आपके उस पे गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट अपलोड किया है, एक यूनिट 3 का और एक यूनिट 4 का। छोटे छोटे असाइनमेंट दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं, सो दैट कि आप इजिली कर लो, कोई प्रेशर ना हो। एक की डेट है 11 थर्ड वाले की, और जो 4th वाला है उसकी डेट है 15। तो ये कंप्लीट करके सबमिट कर देना। इंटरनल असेसमेंट मार्क्स में आपके असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले वाला असाइनमेंट भी नहीं दिया, यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंबाइंड असाइनमेंट आपको इशू हुआ था, वो 2 असाइनमेंट माने जाएंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे। इनके मार्क्स ऐड होंगे आपके असेसमेंट में। तो ये कंप्लीट करके अपलोड कर देना। ओके, ओके स्टूडेंट्स, यस बेटा, क्लियर है ना? यस मैम। ओके बेटा, नाउ यू कैन डू योर वर्क। अभी जितना मैंने कराया आज इतना करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अटेंडेंस हो गई है, तो अभी आप सेल्फ स्टडी कर लो बैठ के। ठीक है, कर लो कुछ भी।